उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आप सभी का YouTube चैनल द कैरियर प्लानेट पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10th का मैथ का क्लास लूँगा, जिसमें से पहला क्लास होगा आज वास्तविक संख्या का। तो हम इस वास्तविक संख्या को जानने से पहले आज थोड़ा जान लेते हैं कि पिछले कक्षा में जो पढ़े संख्या के बारे में, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद 10वां में 10th में क्या पढ़ना है उसको बाद में जानेंगे। इसके बाद पहले जान लेते हैं कि संख्या क्या है। संख्या इससे पहले जो पढ़े थे वो क्या क्या था, क्या क्या जाने थे, क्या क्या जानना जरूरी है। संख्या, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें संख्या के बारे में पूरा ज्ञान रहना जरूरी है। इसीलिए पहले हम इसका चर्चा कर लेते हैं कि संख्या क्या है, ठीक ना। तो संख्या एक मैथमेटिकल टर्म है, गणितीय टर्म है, जिसका उपयोग हम किस चीज में करते हैं? किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, किसी वस्तु को नापने में करते हैं, किसी वस्तु के तुलना करने में करते हैं। क्या है संख्या? तो संख्या वह एक गणितीय माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को गिन सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, ठीक। और संख्या को लिखने के लिए एक चीज और आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 है। संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं, संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। और अपने दार्शनिक प्रणाली में ये जो अपने लोग जो संख्या पढ़ते हैं उसमें कितने हैं अंक की संख्या? कुल 10 है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर टोटल संख्या बनता है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर क्या है? टोटल संख्याएं बनी हुई है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक हम बारी बारी से संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। हम जानते हैं कि कोई भी खोज जो होता है ना, वो आवश्यकता के कारण ही होता है। आवश्यकता होता है तो खोज होता है, अगर आवश्यकता नहीं होती है तो खोज नहीं होती है। तो हम जानते हैं जब मनुष्य क्या किया, मनुष्य को गिनती की आवश्यकता महसूस हुई ना, तब उसने क्या की? एक संख्या की खोज की, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी गिनती की संख्या क्यों कहते हैं? अब पूछने के लिए तो ये भी ना पूछ सकता कि इसे आखिर गिनती की संख्या कहते क्यों है। तो इसका कारण क्या है? मात्र एक कारण है, क्योंकि हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। एक उंगली, मान लीजिए हमें हाथ का उंगली गिनना है, तो कैसे गिनता है? कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं ना शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे तो नहीं ना करते हैं। गिनने के लिए कहां से शुरू करते हैं? पहले 1 से। कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। और ये शुरू कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक। अगर हम देखें तो गिनती प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और पूछे कोई कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे? हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन सबसे छोटी बोलेगा तो 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और चीज देख लेते हैं। यहां तक तो ठीक थी, चलो गिनती की आवश्यकता हुई तो मैंने क्या पहले संख्या का आविष्कार हुआ, जिसे प्राकृतिक संख्या कह दिया गया। लेकिन आगे जाके एक जगह समस्या फंस गई। क्या समस्या फंस गई? कि मेरे पास 5 आम है, मेरे पास 5 आम है, हमने पांचों का पांचों आम खा लिया। क्या किया? मैंने पांचों का पांचों आम खा लिया। अब मेरे पास क्या बचा? इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है इस परिस्थिति को दिखाने के लिए। 5 में से 5 गया, क्या बचा? ऐसा कुछ भी है? हम क्या ऐसे दिखाएंगे? 5 में से 5 गया, क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसे दिखाने के लिए, इसी समस्या का हल पाने के लिए एक नई संख्या का आविष्कार हुआ, एक नई संख्या की खोज हुई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर।
होल नंबर क्या है? इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं ना, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? होल नंबर मिल जाता है, पूर्ण संख्याएं मिल जाती है। इसी में हम क्या करते हैं? जीरो इंक्लूड कर देते हैं। इसमें मात्र जीरो इंक्लूड करना है। 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। इसमें भी हम एक चीज देख लेते हैं कि अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी होल नंबर क्या है, तो सबसे छोटी होल नंबर 0 और सबसे बड़ी देख रहे हैं आगे बढ़ता जा रहा है, सो ऑन आगे तक जा रहा है, तो हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी प्राप्त नहीं कर सकते। न तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है? 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ हमें याद रखना है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए कुछ देखो, सभी अगर लगा रहे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो क्या कहना है? नहीं। लेकिन अगर कुछ की बात करें तो हाँ, कुछ हो सकता है, क्योंकि इससे आगे तो सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये चीज याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बार के एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक ना? इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सम है क्या विषम है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जान लेना क्या है? बहुत जरूरी है। ये नहीं आएगा तो 1 मार्क्स, भले 1 ही मार्क्स में पूछे, लेकिन कम बड़ी बात तो नहीं है 1 मार्क लाना। 1 मार्क्स के लिए आदमी फेल पास बहुत कुछ हो जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। इतना तक तो ठीक था कि चलो हमें 5 - 5 का आंसर मिल गया, एक संख्या की खोज हो गई और 5 - 5 का आंसर हमें प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी आगे जाते हुए आगे और कुछ आया, तो और आगे जाके और कठिनाई आई। क्या कठिनाइयां आई? कि 3 में से हमें 5 घटाना है। क्या करना है? 3 में से 5 घटाना है। समस्या क्या आया कि 3 में से 5 को घटाना है। हमें क्या मिलेगा? अब तक हमने 2 संख्याएं पढ़े हैं, इन दोनों संख्या में हमें नहीं लगता कि इसका कहीं उत्तर है। इसका उत्तर कहीं है। 3 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा? 2 तो नहीं ना बचेगा। क्या बचेगा? -2। जबकि ये -2 अब तक हमने इसमें कहीं भी नहीं देखा है कि -2 प्राकृतिक संख्या में है या पूर्ण संख्या में है। कहीं है? नहीं है। इसीलिए एक नई संख्या का आविष्कार हुआ, नई संख्या की खोज हुई। इस समस्या को हल करने के लिए एक नई संख्या की खोज हुई जिसका नाम दिया गया पूर्णांक। जिसका क्या नाम दिया गया? पूर्णांक, इंटीजर। क्या नाम दिया गया? पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर क्या है? तो इसी पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या भी जोड़ देना, इसी पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्णांक ऐसे संख्याओं का समुच्चय है जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 सम्मिलित है। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक उन संख्याओं का समुच्चय है जिनमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य सम्मिलित है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 100। यानी ये इधर से अनंत से आ रहा है माइनस वाला, और इधर अनंत तक जाएगा लास्ट तक। तो इसमें जैसे हम प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते थे, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते थे, लेकिन पूर्णांक में न तो हम सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं और न ही सबसे बड़ी पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से बात आएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? तो क्या कहेंगे? अवश्य है, क्यों नहीं है? यहाँ से 1 से आगे मिल रहा है। ठीक, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? हाँ है, यहाँ से मिल रहा है। लेकिन क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। कारण -3 कहीं भी प्राकृतिक संख्या में नहीं है। नहीं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है। कारण क्या है? इसमें भी वही -1 या कुछ भी ले लेंगे जो क्या है? पूर्ण संख्या में नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 को देखा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसे n द्वारा दिखाया जाता है, इसे w द्वारा दिखाया जाता है, और इसे क्या था? समस्या अब भी अंत नहीं, समस्या का अंत नहीं हुआ था। कारण क्या था कि हमें 3 वस्तु को 5 आदमी में बांटना है। 3 वस्तु को 5 आदमी में बांटना है। कैसे बांटेंगे?
3 वस्तु को 5 आदमी में बांटना है, कैसे बांटेंगे? इसके लिए हम क्या लिखें? इसके लिए हम क्या लिखें? इसका आंसर हमें इन तीनों संख्या जो हमने पढ़ा, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इससे हमें नहीं प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक नई संख्या की खोज हुई, एक नई संख्या का आविष्कार हुआ, जिसका नाम क्या है? परिमेय संख्या। जिसका क्या नाम है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। इन्हीं समस्या के हल के लिए एक नई संख्या की खोज हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर का परिभाषा हम लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सके, वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के, p ओपन अपॉन क्यू के रूप में, p बाय क्यू के रूप में लिख सके, जहां ये चीज दर्शाना बहुत आवश्यक है, जहां क्या p एवं q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। एवं या तथा नीचे वाला जो है ना 0 के बराबर नहीं है। इतना कहना बहुत जरूरी है। क्या? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हर, अगर हम इसे मान ले कि भिन्न है तो अंश तो कुछ भी चलेगा, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या अब हम देखते हैं यहां से, क्या 9 परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर आप कह रहे हैं नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम 9 के बट्टा में 1 तो अवश्य लिख सकते हैं। 9 बाय 1, क्या 9 पूर्णांक नहीं है? क्या 1 पूर्णांक नहीं है? अवश्य है, दोनों पूर्णांक है, इसीलिए 9 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और उदाहरण के लिए देख लेते हैं 5 बाय 2, क्या है? परिमेय संख्या है। -7 बटा 3, क्या है? परिमेय संख्या है। -4 बटा -5, क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हमेशा लगभग क्या होता है? सरलतम रूप में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? सरलतम रूप में लिखा जाता है। ठीक, 0 परिमेय संख्या है। क्यों? तो 0 के बट्टा में हम 1 दे सकते हैं। ठीक, 0 के बट्टा में 1 दे सकते हैं। क्या ये परिमेय संख्या है? 5 बाय 0 नहीं। क्यों? तो परिभाषा में कहा गया है, इनकी जो डिफिनेशन है परिमेय संख्या की, उसमें कहा गया है कि p बाय क्यू के रूप में हो और p और q पूर्णांक भी हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचा अगर 0 हो गया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 9th में लिखा दिया गया होगा और याद होगा। ठीक, बस मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि जिस संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जहां p एवं q क्या है? पूर्णांक है, तथा q बराबर नहीं है 0 के, उस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 9 हो गया, 5 बाय 2, -7 बटा 3, -4 बटा -5, 0 बाय 1, कुछ भी जो भी आए, बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ से सबसे छोटी, न तो सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और न ही सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखना है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्या है। जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्या है। जितनी पूर्णांक है सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। ये हमें याद रखना है। ठीक, तो ये वाली समस्या तो सुलझ गई कि 3 में 5 से भाग देना है, आंसर क्या आएगा? 3 में 5 से हम भाग देंगे, अब आंसर आ गया क्या चीज? 3 बटा 5, 3 बाय 5 आएगा आंसर। अब हमें ये तो मिल गया कि 3 में 5 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा? तो 3 बटा 5, ये तो मिल गया। लेकिन फिर भी एक समस्या उत्पन्न रह गई। एक समस्या रह गई क्या? कि हमें इसका हल निकालना है। इसका तो x² बराबर 2 का, x² बराबर 2 का हल निकालना, या x² माइनस 3 का हल निकालना है। x² माइनस 3 का हल निकालना है। ठीक ना, x² माइनस 3 बराबर 0 का हल निकालना है। इसमें x का मान निकालना है। ठीक ना,
इसका मान निकालना है x का। अब तक हमने ऐसी कोई संख्या नहीं पढ़े हैं जिसमें इसका हल होगा, नहीं, क्यों? यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या होगा, रूट का साइन होगा, और ऐसा संख्या अब तक हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक, तो इसके लिए, इसके हल को प्राप्त करने के लिए एक नई संख्या की खोज होगी, और उस संख्या का नया नाम दिया गया, जिसका क्या नाम था, अपरिमेय संख्या। क्या नाम है उसका? अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 या बराबर 0 या एक्स स्क्वायर बराबर 2 का। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? तो वैसी संख्याएं जिसे हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p एवं q क्या है? पूर्णांक हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0। क्या है? वैसी संख्या है जिसे हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p एवं q क्या है? पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। वैसी सारी संख्याएं जिसे हम क्या कर सकते हैं? p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, √2, √3, √5, पाई एक विशेष संख्या है जो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक ना? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई बराबर होता क्या है? तो वृत्त की परिधि बटा व्यास, वृत्त की परिधि बटा व्यास, वो क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। अब आप लोगों के मन में एक शंका होगा, और निश्चित रूप से होगा, नहीं होने वाली तो कोई बातें नहीं है, कि हम इसके नीचा में तो √2 के नीचा हम 1 नहीं लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। क्योंकि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या ये परमेय संख्या नहीं होगा? आप तो बताए थे कि 9 के नीचा में 1 लिख दिए तो 9 परमेय संख्या हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? इसका हमें कारण दीजिए। कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे, हम जानते हैं कि आप सबों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या √2 के नीचा में 1 देने से ये परमेय संख्या नहीं होगा? तो हम कहते हैं परमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरमेय रहेगा। क्यों? कारण क्या है? तो अपरमेय संख्या के परिभाषा को याद करो। उसमें क्या लिखा है? वैसी संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो यहाँ क्या √2 पूर्णांक है? p बाय क्यू के रूप में तो आ गया, लेकिन क्या √2 पूर्णांक है? नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। और ये क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपने लोग आज संख्या के बारे में जाने हैं। अब देख लेते सम संख्या, विषम संख्या, थोड़ा 1-2 और है, उसे अलग से देख लेते, इसके बाद देखते हैं अब ये तुरंत। तो इन वास्तविक संख्या बचा हुआ है, ये वास्तविक संख्याएं क्या है उसका भी एक बार हम क्या करते हैं? देख लेते। वास्तविक संख्याएं क्या है, तो हम देख लेते वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बस परिभाषा, वास्तविक संख्या के परिभाषा में हमें लिखना है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्या में सारा आ गया, कौन कौन? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, ये चारों परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय के, परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को या सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। तो परमेय अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है।
इन संख्याओं के खोज में समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन उन समस्याओं के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे। इसीलिए उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। उन समस्या और संख्या से रिलेटेड उन समस्याओं का अध्ययन अगले क्लास में करना है, 11th में करना है, इसीलिए अभी उनकी चर्चा नहीं करना है, 11th में जाके करेंगे कि वो क्या है नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं इन्हीं संख्याओं में सम संख्या, थोड़ा बस 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। क्या चीज? सम संख्या। सम संख्या क्या है? इवेन नंबर। सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जिसमें दो, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, क्या कहलाती है? सम संख्या। याद होगा पहला चौथे पंचवां से याद कराया जाता है कि सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए और वह 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, शेष कुछ भी ना बचे जीरो के अलावा, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। अगर ऐसे नहीं याद रहता है ना, परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परिभाषा पूछता भी नहीं है। हमें मेन मतलब किससे है? सम संख्या है क्या? हमें बस ये याद रखना है कि जीरो 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 ने जिसके लास्ट में जीरो, 2 4 6 8 एवं जीरो, टोटल 10 गो अंक। अब ये लिखा है थे टोटल 10 गो अंक में से 5 गो अंक याद रखना है। क्या क्या? 2 4 6 8 और जीरो। जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में इनमें से कोई भी दिख जाए, हम भाग दे के नहीं जांचना है कि सम है या विषम है, भाग दे के नहीं जांचना है सम है या विषम है। हमें क्या करना है? बस इन संख्याओं को देखना है कि इकाई अंक पे इन 5 में से कोई एक है, इकाई अंक पे इन 5 में से कोई एक है तो सम संख्या, नहीं है तो विषम संख्या। तो कहेंगे वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। या याद रखना है जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 हो, क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या, विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर क्या है? तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित न हो, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, और दूसरी रूप से, दूसरे तरह से हमें ये याद रखना है कि जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यही 1 3 5 7 9 भी क्या है? विषम संख्या है। और यहाँ 2 4 6 8 भी क्या है? विषम संख्या। 0 विषम संख्या नहीं है, ठीक ना? न तो विषम न तो सम संख्या है, क्योंकि परिभाषा में हम पढ़े कि वैसी प्राकृतिक संख्या है। तो हमें केवल प्राकृतिक संख्या में लेना है, पूर्ण संख्या में नहीं जाना है, ठीक? तो 1 3 5 7 9 भी विषम संख्या है, लेकिन हमें क्या याद रखना? बड़ी, इसमें तो आसान सा है कि 3 को याद रख लो, लेकिन बड़ी संख्याएं में जो बड़ी संख्या होगा 5 अंक 7 अंक 10 अंक का, तो भाग दे के देखते रहेंगे कि सम है कि विषम है? नहीं ना। लास्ट में देखते हैं क्या है? इन 5 में से एक है, तो क्या हुआ? विषम संख्या है। फिर देखते कोई भी बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, इनके अंत में 2 है, अरे 2 तो इनमें आता है, यानी कि सम है, ये क्या है? सम संख्या। भाग दे के जांचना नहीं है, ठीक ना? अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो पहले भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी हुई सारी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वे सारी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी। या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हो, क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 6 9 10 12 आदि आगे तक बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 याद रखना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3। अब दूसरा देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? तो वैसी संख्याएं जिसका वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग
न लगे, वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। ठीक ना, आगे इसी प्रकार बढ़ते जाना। अब ठीक, तो क्या है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जिसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक चीज और याद रखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है? मात्र और मात्र एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है फिर भी सम है, नहीं तो ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। ठीक ना, और वह क्या है? 2 है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। ठीक, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो सम है तो अभाज्य है, क्योंकि 2 से तो विभाजित जरूर होगा ना, 2 से विभाजित निश्चित रूप से होगा। ठीक, अब देख लेते एक और, बस लास्ट, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य कोप्राइम नंबर। ये कोप्राइम नंबर क्या है? ये भी बहुत सरल है, बहुत आसान सा है, बस नाम थोड़ा सा कोप्राइम, सहअभाज्य, सहयोग से। कोप्राइम नंबर वैसी दो संख्याओं को कहेंगे जिनका मौसा क्या हो? 1 हो, जिसका मौसा क्या हो? 1 हो। वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा कितना हो? 1 हो, क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। सहअभाज्य संख्या आपस में अभाज्य। सहअभाज्य का क्या मतलब है? आपस में अभाज्य है, एक दूसरे से विभाजित नहीं होता है, एक दूसरे से विभाजित नहीं होता है। ठीक, जैसे 2, 3, 4, 5, कुछ भी ले सकते हैं, 10, 13, जिसका मौसा 1 होना चाहिए, या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना, 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र और मात्र 1 होना चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा? कोप्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोप्राइम नंबर कहलाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा।